नमस्कार प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अंशुल गौड़, राजकीय इंटर कॉलेज पंचकुआ, सहारनपुर। आज का हमारा जो विषय है वह है भारतीय स्टेट बैंक। इस अध्याय में हम जानेंगे स्टेट बैंक का संक्षिप्त इतिहास, स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य, स्टेट बैंक की पूंजी प्रबंध, स्टेट बैंक के कार्य, स्टेट बैंक के वर्जित कार्य, स्टेट बैंक की सफलताएं और असफलताएं। सबसे पहले हम जानेंगे बैंक का परिचय। बैंक होता क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं और पिछले अध्यायों में आप पढ़ भी चुके हैं कि बैंक क्या होता है, बैंक के कार्य क्या होते हैं। इससे पहली कक्षा में आपने पढ़ा है, अध्याय में पढ़ा है कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उसके सिद्धांत हैं, उसका उद्देश्य क्या है उनके बनाने का। आज हम पढ़ेंगे कि बैंक का परिचय। जिस संस्थान में रुपए का लेन देन होता है उसे बैंक कहते हैं। वर्तमान में ढेर सारे बैंक देश में कार्यरत हैं, जैसे इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक। ज़्यादातर जो बैंक होते हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है वह जमा स्वीकार करना एवं ऋण प्रदान करना। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है वह पब्लिक से, लोगों से जमा पर ब्याज प्राप्त नहीं करता है, परंतु अन्य बैंक जमा स्वीकार करते हैं। यानी कि आप अपने पैसा जो आप अर्निंग कर रहे हैं, जो आप बचा रहे हैं, उसको आप बैंक में सुरक्षित जमा कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास में बैंक की भूमिका। किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बैंक जो आते हैं वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। बैंक हमें सेवाएं प्रदान करते हैं आर्थिक संबंध में। हम पैसा कमाते हैं, किसी भी हमारा सोर्स होता है, अर्निंग सोर्स होता है, उसको या तो हम बचत करते हैं, बचत के रूप में बैंकों में रखते हैं, या फिर हम उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अन्य कार्य भी बैंक द्वारा किए जाते हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके कुछ बिंदु हैं: बचतों का एकीकरण, पूंजी निर्माण, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी, जोखिम का विस्तार, नवीन कोषों का सर्जन। बचतों का एकीकरण यानी कि हम जो भी बचत करते हैं वो हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक द्वारा हमें उस पर ब्याज दिया जाता है और आगे बैंक उसको ऋण के रूप में जिसको भी ज़रूरत होती है उनको वो प्रदान करता है और इसी तरह बैंकिंग प्रणाली कार्य करती है। जो दूसरा बिंदु है वो है पूंजी निर्माण। जब ऋणों द्वारा या जब किसी के लिए ज़रूरत है, यानी कि आपको अगर मकान बनाना है तो आपको हाउसिंग लोन मिल जाता है, अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो आपको उसके लिए लोन मिल जाता है बैंक द्वारा। ऐसे ही कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग होते हैं, उनको बैंक ऋण मुहैया कराता है, या जितनी भी इंडस्ट्री होती है, कोई फैक्ट्री खोल रहा है या कोई बड़ा व्यापार करना चाहता है, उसको भी कहीं ना कहीं बैंक ऋण प्रदान करता है। इससे होता क्या है कि इससे लोगों में संपत्ति अर्जित करने की या पूंजी अर्जित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास उचित साधन नहीं है या हम कहें कि हमारे पास उचित पूंजी नहीं है और हमें किसी भी वस्तु का प्रयोग करना है या हमें कोई मकान खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, उसको अपने जो पेपर्स होते हैं वो देते हैं और वो उसको चेक करने के बाद हमें ऋण दे देता है, हमारे पास एक पूंजी बन जाती है। ऐसे ही देश में भी पूंजी निर्माण का कार्य बैंकों द्वारा ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी। बाजार के अंदर जो तरलता स्थापित की जाती है वह बैंकों द्वारा ही की जाती है। यानी कि अगर हमें नगद की आवश्यकता है, नगद कोषों की आवश्यकता है, तो वह बैंक द्वारा ही मुहैया कराई जाती है। अब हम बात करते हैं जोखिम का विस्तार। देखिए, कोई भी व्यापार अगर हम कर रहे हैं तो बिना जोखिम के संभव नहीं है। व्यापार का दूसरा नाम ही जोखिम होता है और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब हम
कोई व्यापार करना चाहते हैं और वो अपनी बचत द्वारा या हमारे पास जो पैसा है उसके द्वारा हम व्यापार करें, तो कोई ना कोई कभी भी जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक जोखिम की भावना रहती है। इसीलिए बैंक हमें ऋण द्वारा हमारे बिजनेस के लिए या हमारे व्यापार के लिए हमें सुविधाएं मुहैया कराता है। उसके बाद हम करते हैं नवीन कोषों का सृजन। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक द्वारा बहुत सारे कोष बनाए जाते हैं जो आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी बहुत सारे कोषों का निर्माण किया जाता है, सृजन किया जाता है, और उसके साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक भी इसी प्रकार के कोषों का निर्माण करता है जिससे देश की प्रगति के लिए वो प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य, यानी कि स्टेट बैंक जो इंडिया है उसकी स्थापना क्यों हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम थोड़ा सा बैंक के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जब बैंकिंग प्रणाली प्रारंभ हुई थी तो उस समय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, और इंपीरियल बैंक ही नोटों का निर्गमन भी करता था और ऋणों की भी सुविधा प्रदान करता था। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो केवल शहरी क्षेत्रों में ही कार्य करता था, यानी कि कोलकाता, चेन्नई और 3 सिटीज़ में ही वो अपना कार्य करता था। आने वाले समय में जब देश की प्रगति होने स्टार्ट हो गई, देश प्रगतिशील होने लगा, तब हमें कहीं ना कहीं अन्य बैंकों की भी आवश्यकता होने लगी, और इसी के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। स्टेट बैंक की स्थापना के निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। देश के विभिन्न वर्गों को समुचित बैंकिंग सुविधा प्रदान हो, यानी कि हर प्रकार के बैंक, जैसे मैंने इंपीरियल बैंक की बात की तो वो कुछ सीमित वर्गों तक ही सीमित थे, कुछ वर्ग थे जिन तक वो सीमित थे, यानी कि व्यापारी या बड़े उद्योगपतियों तक ही वो सीमित थे। लेकिन आने वाले समय में हर वर्ग को बैंक की सुविधा या बैंक का जो कार्य है उसकी आवश्यकता होने लगी। लोग छोटी छोटी बचत करने लगे, उस पैसे को वो कहीं ना कहीं रखना चाहते थे, और इसीलिए हर वर्ग के लिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास। आज अगर आप गांव-गांव में, है ना, हर गांव में तो नहीं कह सकता, लेकिन गांव-गांव में कहीं ना कहीं स्टेट बैंक की आप शाखा देखते हैं। वो उसका जो उद्देश्य था यही उद्देश्य था कि हर तबका, हर वर्ग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके, कुटीर उद्योगों को ऋण सुविधाएं मिले। हमारा देश आप जानते हैं जैसे कि एक कृषि प्रधान देश है, या हमारे देश में बहुत सारे कुटीर उद्योग होते हैं, जैसे मुर्गी पालन, जैसे हथकरघा उद्योग, है ना, इस तरह की कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग हैं जो अपना कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी उद्योग के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ऋण मुहैया कराता है बहुत ही कम ब्याज दरों पर। रिजर्व बैंक की नीतियों में सहयोग। कहीं ना कहीं भारतीय स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक का एजेंट कहा गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की बहुत सारी शाखाएं नहीं हैं एवं उसके जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा सीमित है। तो उसका जो कार्य करता है, जो बाकी जो विस्तार करता है, वो भारतीय स्टेट बैंक के ही अंतर्गत आता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की सहायता करना, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो व्यापारी हो या कोई सर्विस क्लास हो, उनको कहीं ना कहीं जो सहयोग प्रदान करता है वो कार्य भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ही किया जाता है। सस्ते तथा उदार ऋण प्रदान करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हो जाए। देखिए, विकास का एक सबसे बड़ा जो कारण है, किसी भी देश में विकास कब होता है? जब उसके नागरिक समृद्ध हो, उसके नागरिक नए नए उद्योग करें, नए नए कार्य करें, तभी वो देश समृद्ध होता है। और इस कार्य के उद्देश्य से ही भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। धन हस्तांतरण की सुविधा विभिन्न संस्थाओं को देना, यानी कि जो हम
आज के टाइम में ऐसा वक्त आ चुका है कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें दिल्ली या कहीं पर भी धन का हस्तांतरण करना है ना, मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो वो एक बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। तो पहले के समय में भी अगर हम तो कुछ टाइम बाद पहले की भी बात करें, तब भी जो धन का हस्तांतरण था वो बैंकों द्वारा बड़ी सुगमता से हो जाता था। अभी हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी एवं प्रबंध। स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए थी, जो कि वर्तमान में 5000 करोड़ रुपए हो चुकी है। स्टेट बैंक की पूंजी का 93% भाग रिजर्व बैंक के पास है एवं शेष 7% भाग जो निजी अंशधारियों के पास है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से सरकारी बैंक नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा ही इस पर पूर्ण नियंत्रण है, राइट। क्योंकि कुछ जो भाग है, कुछ अंश जो है, जैसे 7% या लिख रहा हुआ है, वो अंशधारियों के पास है, यानी कि शेयर होल्डर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा होता है, जिसमें अधिकतम 21 सदस्य होते हैं। यानी कि इसका एक मंडल होता है जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं, और उसके अंतर्गत 21 सदस्य इसमें होते हैं, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जहाँ तक हम बात करें स्टेट बैंक की विस्तार की, तो आज के समय में 24,000 शाखाएं पूरे देश में भारतीय स्टेट बैंक की हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक के कार्य। यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य स्टेट बैंक करता है। पहला रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है, और दूसरा व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कैसा कार्य करता है? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, धनराशि का स्थानांतरण करता है। ठीक है। अब सरकार के बैंक के रूप में इसके जो कार्य होते हैं, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ सीमित हैं, उनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की पूरे देश में बहुत सारी शाखाएं हैं। तो जहाँ जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की पहुंच नहीं है, वहाँ सरकारी नीतियों एवं सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनको भारतीय स्टेट बैंक ही पहुंचाता है। यहाँ पर एक शब्द आया समाशोधन गृह। अब कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय स्टेट बैंक की हर जगह शाखा है, हर गांव में शाखा है। तो जहाँ जहाँ भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं नहीं है, वहाँ भारतीय स्टेट बैंक समाशोधन गृह की व्यवस्था करता है। व्यापारिक बैंक में इसके क्या क्या कार्य हैं? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, बिलों को भुनाने का कार्य, एजेंट के रूप में कार्य। मुख्य रूप से बैंक के 2 ही कार्य होते हैं। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से बैंकों के 2 ही कार्य होते हैं। एक तो वो जमा स्वीकार करते हैं, ठीक है, उन पर जो भी जमा राशि होती है उस पर वो ब्याज देते हैं। दूसरा मुख्य कार्य होता है उसका ऋण प्रदान करना, यानी कि जो पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ है वो जो भी जरूरतमंद है या जिनको भी धन की आवश्यकता है उनको वो ऋण देते हैं, और इसी द्वारा जो बैंकिंग प्रणाली है वो चलती है। लेकिन अगर हम सरकारी बैंक की बात करें या भारतीय स्टेट बैंक की बात करें, तो इनके और भी बहुत सारे मुख्य कार्य होते हैं। जैसे एजेंट के रूप में यहाँ पर कार्य बात की है हमने। एजेंट का मतलब है कि यानी कि आज के टाइम में अगर कोई आप कोई बैंक ड्राफ्ट बना रहे हैं, किसी को आपको पेमेंट करना है, तो एजेंट के रूप में आप अपने बैंक को नियुक्त कर सकते हैं, वो आपके द्वारा वहाँ पर धन मुहैया कराएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंक एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक के वर्जित कार्य। अंशों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता, अपने अंशों तथा अपनी अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता, निश्चित धनराशि से अधिक ऋण नहीं दे सकता, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे वर्जित कार्य हैं जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं किए जा सकते। यानी कि यह अंशों पर जमानत नहीं देता। यानी कि अगर आप ये कहें कि मेरे पास इतने शेयर हैं और आप मेरे को इसके बिहाफ पे ऋण मुहैया करा दीजिए, तो वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा कार्य है कि निश्चित धनराशि से अधिक ऋण नहीं दे सकता। यानी कि यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन है कि एक निश्चित राशि भारत सरकार द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई है, उसी के अधीन वो ऋण देता है।
और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जो रिजर्व बैंक, जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर स्वीकार नहीं करता, लोगों से जमा स्वीकार नहीं करता, और एक जो ऋण देता है वो एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देता है, चाहे वो कृषि ऋण दे रहा हो, चाहे वो व्यापारिक ऋण दे रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय स्टेट बैंक है वो जमा पर भी स्वीकार करता है, और उसका जो ऋण का दायरा है, जो ऋण का एक दायरा है वो भी विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है। और अचल संपत्ति नहीं कर सकता, राइट, यानी कि आपकी जो अगर कहें हम फिक्स एसेट्स है ना, अचल संपत्ति क्या होगी, फिक्स एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट जो भारतीय स्टेट बैंक है स्वयं नहीं खरीद सकता है। जैसा कि अभी हम इतना जान चुके हैं कि क्या क्या किस उद्देश्य से हमने भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की थी, है ना, उसके क्या क्या कार्य हैं, किस कार्य, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की सफलता, यानी कि बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक कितना सफल रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक के बाद किसी सरकारी बैंक की बात करते हैं या चर्चा करते हैं या किसी विस्तार को देखते हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र का विस्तार हो, चाहे वो ब्रांचेस या शाखाओं का विस्तार हो, उस रूप में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। बैंकिंग सुविधाओं के विकास में सहायक, यानी कि जो भी सुविधाएं आज के टाइम में आपको बैंक द्वारा दी जा रही है, उसमें जितने भी सुधार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए हैं, शायद वो अन्य बैंकों द्वारा नहीं किए गए। भारतीय स्टेट बैंक के सबसे ज़्यादा मजबूत जो कड़ी है वो एक तो यही है कि इसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा विस्तार है, इनकी शाखाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार है। सेकेंडली, जो भी जिस तरह की भी सुविधाएं आज की समय में एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो लॉकर सुविधा हो, चाहे वो धन का हस्तांतरण की सुविधाएं हो, चाहे वो अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि जितनी शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक की हैं, गांव-गांव में आपको गांव-गांव में शाखाएं मिल जाएंगी, गांव-गांव में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम्स मिल जाएंगे। तो जितना विस्तार भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, और बैंक ऐसा विस्तार नहीं कर पाए। लोगों में बचत की भावना का विकास, ये भी एक बहुत मुख्य पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी साल पहले या काफ़ी समय पहले हम देखें तो लोगों का रुझान बचत की ओर नहीं था। उसका रीज़न ये था कि जो इनकम थी वो कहीं ना कहीं लिमिट थी उसकी। लेकिन आज के टाइम में लोग बचत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक छोटी छोटी बचत ही एक बड़ा विनियोग या बड़ा इन्वेस्टमेंट कराती है। तो भारतीय स्टेट बैंक की हमेशा से ये प्रयास रहा है कि लोगों में बचत की भावना विकसित हो। कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, यह भी एक बहुत बड़ी सफलता है कि यदि किसी मनुष्य को किसी धन की आवश्यकता है और उसको कहीं से अगर ऋण लेना है, तो आप देखते हैं, आप ये सुनते भी हैं कि बहुत समय पहले साहूकार या जो ब्याज पर पैसा देते थे उनका एक बहुत बड़ा चलन था। गांव के क्षेत्र में आज भी आपको मिल जाएंगे, जमींदार उनको हम लोग कहते थे, और वहाँ पर जो ऋण वो जमींदार या जो ब्याज देने वाला देता था, उसकी जो दर होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब जब किसी को ज़रूरत है वो ऋण तो लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वो असुविधा होती थी कि उसके ऊपर जो पैसा देना पड़ता था, लोगों की कहीं ना कहीं ज़मीन भी चली जाती थी या जेवर भी चले जाते थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारतीय जो स्टेट बैंक है वो बहुत ही कम ब्याज दरों पर आपको ऋण मुहैया कराता है, यानी कि जो देश का हर वर्ग इसका लाभ उठा सकता है। इसके बाद हम करते हैं जीवन स्तर उन्नत बनाना। आज के समय में कहीं ना कहीं जो अर्निंग के ऑप्शंस हैं, है ना, जो कमाने के हमारे पास विकल्प हैं, वो कहीं ना कहीं सीमित होते जा रहे हैं, राइट। और हम पैसा कहीं ना कहीं अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखें या जैसे कहते हैं जीवन स्तर देखें, तो उसको हम बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक बैंक का सहारा ले सकते हैं। बैंक हमारे पास एक ऐसा सहारा होता है जहां हम अपने जो आपके सीमित संसाधन हैं या सीमित अर्निंग संसाधन हैं, उनके द्वारा ही आप एक बड़ी सपने या बड़ी चीज़ें देख सकते हैं,
है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक सीमित संसाधन है, अर्निंग जो संसाधन है वो सीमित है, और आप एक मकान बनाना चाहते हैं या एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई भी अपनी ज़रूरत का सामान खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास एक बैंक होता है जो आपको बहुत ही कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करा देता है और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। इस तरह से जो हमारा जीवन स्तर है उसमें बहुत बड़ा सुधार होता है, और किसी भी देश में अगर उसके नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, उठेगा, तो उसका विकास निश्चित है। कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। चाहे हमारे देश की सरकार हो या किसी भी राज्य सरकार हो, वो चाहती है कि जो हमारे देश का एक संस्कृति रही है कुटीर उद्योग या स्वरोजगार, अपना रोजगार होना, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं कहीं ना कहीं आज के समय पर जो हम नौकरियों की बात करते हैं या कहीं पर, तो उसमें कहीं ना कहीं कटौती आती जा रही है ना। तो अपना स्वरोजगार होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें वो विस्तार कर सकता है ना, अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय स्टेट बैंक की एक बहुत बड़ी सफलता रही है कि उसने जो भी कुटीर उद्योग हैं या जो भी लघु उद्योग हैं उनको ऋण मुहैया कराकर उनकी सहायता प्रदान की है ना। पूंजी की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग हैं जो आज कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, है ना। पहले लोग हथकरघा उद्योग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, है ना। बहुत सारे लोग मछली पालन पे बहुत ध्यान देते थे या आपके मधुमक्खी पालन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन आजकल वो कमी होती जा रही है। उसका एक रीज़न यही है कि जो लघु उद्योग होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूंजी का अभाव होता है, और अगर उनको कहीं से सहायता मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा उन्नतशील बन सकते हैं। उसके बाद बीमा क्षेत्र में प्रवेश, विदेशी विनिमय व्यवस्था, हाउसिंग लोन की व्यवस्था, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सफलताओं में शामिल किया गया है। अभी देखिए आप कहते हैं कि 2001 से या 2000 से बीमा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी भारत में बीमा क्षेत्र पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अभी क्या होने लगा कि बैंकिंग सेक्टर भी बीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने लगे, है ना। अगर हम स्पेशली अगर एग्जांपल दें भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक भी बीमा क्षेत्र में है जो SBI लाइफ के नाम से है, क्योंकि बीमा क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा विस्तृत है, ऐसे ही आपका बीमा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो अभी बैंक अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा अभी अपने आप को भी विस्तृत कर रहा है। और दूसरा हम बात करते हैं विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की बात करें हम, तो उसके अंदर भी भारतीय स्टेट बैंक का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग्स करवाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके यहाँ कर्मी हैं, उनकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग रखते हैं। आप अगर थोड़े दिन पहले चले जाएं बैंकों में तो क्या होता था, मैनुअल काम होता था, रजिस्टर्स में लिखे जाते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर हो गया है। अब जो पुराने लोग हैं वो कंप्यूटर के जानकार नहीं होते इतने, तो क्या होने लगा है, क्या है कि वो उसको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण द्वारा उनकी योग्यताओं में बढ़ोतरी करते हैं। अब हम बात करते हैं तकनीक एवं बैंक, तकनीकी एवं बैंक। आज का जो टाइम है वो कैसा टाइम आ चुका है, एक टेक्नोलॉजी वाला टाइम आ चुका है ना। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हर किसी के पास ऐप्स हैं, और जिसके द्वारा अच्छा तकनीक करती क्या है, तकनीक क्या करती है, हमारी जो जीवन शैली है उसको सुगम बनाने का कार्य करती है ना। पहले एक टाइम था कि हम लोग बाजार में जाकर कोई वस्तु खरीदते थे, है ना, या फिर हमें किसी का अगर पैसे, हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हमें अपने पास पैसे रखने थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज का टाइम प्लास्टिक मनी का आ गया है ना। लोगों के पास ATM कार्ड्स हैं, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो तकनीक ने जो बैंकिंग प्रणाली है उसको बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा सरल और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया है। तकनीक के लिए हम ATM की सुविधा, है ना, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नगद जमा मशीन, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, तो इसके द्वारा हमने बैंकों ने क्या कर दिया है, बैंक ने क्या कर दिया है कि जो हमारी जमा करने का, यानी कि हमें अगर पैसे पहला टाइम था कि अगर हम पैसे जमा कराना होता था हमें, तो हम बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, हमें निकालना होता था तो हमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में
खड़ा होना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास ATM की सुविधा है, इवन E-ATM भी आ गया है। आपके मोहल्ले में कोई गाड़ी लग जाएगी जिसमें ATM लगा हुआ होगा और आप वहाँ से भी पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही जमा करने का भी है, कुछ मशीनें ऐसी आती हैं जिनमें आप पैसा जमा कर देते हैं, राइट। और इसके बाद हम बात करें अगर इंटरनेट बैंकिंग की, है ना, इट्स ए ड्रामेटिकल चेंज इन टुडेज सिनेरियो, है ना। कहीं ना कहीं आज के टाइम में वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव आया है। और जो व्यक्ति पहले बैंक में जाकर कोई कार्य करता था वो आज अपने मोबाइल से ही कर लेता है ना। किसी भी प्रकार की अगर आपको शॉपिंग करनी है, कोई सामान खरीदना है, राइट, या किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, किसी को भेजना है पैसा उसके अकाउंट में, तो आप अपने मोबाइल से ही वो कार्य कर लेते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग द्वारा NFT का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, व्यापारिक चीज़ों में NFT होती है। तो इस तरह से इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग द्वारा, राइट, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है। अगर आप स्पेशली अगर उदाहरण दूं मैं मोबाइल बैंकिंग का, तो यहाँ पर हम भारतीय रिजर्व बैंक का ही एक क्या कहते हैं ऐप है ना, SBI योनो, जिसके द्वारा आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। तो उसके द्वारा भी आप बहुत ज़्यादा सुविधाएं ले सकते हैं। इसके बाद पासबुक प्रिंटिंग, है ना। पहले क्या होता था, बैंक में गए, अरे पासबुक हमारी प्रिंट होनी है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी, लाइनों में लगना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में उसकी भी मशीन लग चुकी है और टेक्नोलॉजी द्वारा हम आज अपनी जो पासबुक हमें प्रिंट अगर करानी है तो उसको आराम से करा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में तो और सुविधाएं हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पासबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की प्लास्टिक मनी की, तो प्लास्टिक मनी इट्स क्या है, एक डेबिट और जो क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है ना, उसको जाकर आप कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर इवन आप फॉरेन में भी जा रहे हैं या बाहर विदेश में जा रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं और आपको पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई व्यापारी है, उसको किसी को पेमेंट करनी है इवन 1-2 करोड़ रुपए की या लाख की, तो कहीं ना कहीं उसको पहले होता था कि एक सूटकेस में या भर के ले जाता था पैसे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बहुत सुविधा हो गई है कि वो या तो चेक द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि एक तरह से बैंक ऑडी होती है ना। बैंक आपको, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है और बैंक ने आपको एक लिमिट दे रखी है पैसा खर्च करने की, तो आप उस लिमिट तक पैसा खर्च कर सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में पैसा उतना है या नहीं है ना। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। स्टेट बैंक की सफलताएं, जहाँ बैंक के रूप में और एक बैंकों के बैंक के रूप में हम कहें भारतीय स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा सफल रहा है, वहीं उसकी कुछ असफलताएं भी देखी गई हैं। शाखाओं का दोषपूर्ण विस्तार, कर्मचारियों में कार्य के प्रति लापरवाही, ग्राहकों के लिए सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त ग्रामीण वित्त किसान को साहूकार एवं महाजनों के चुंगल से मुक्त करा सका, और सरकारी कोषों की प्राप्ति। तो असफलताओं की जब हम बात करते हैं तो आज आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। प्राइवेट बैंक आ चुके हैं, वो अलग अलग सुविधाएं अपने ग्राहकों को देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले हम इसका अभाव दे सकते थे कि अगर हम सरकारी बैंक में जाते थे हमें कोई ना कहीं सर्विस में कमी दिखाई देती थी, है ना। जो व्यवहार था वहाँ के एम्प्लॉयज़ का वो थोड़ा सा अलग होता था। तो इस तरह की कुछ असफलताएँ भारतीय स्टेट बैंक की रही है। इस अध्याय में हमने आज क्या जाना, क्या सीखा? स्टेट बैंक का संक्षिप्त इतिहास, स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य, स्टेट बैंक की पूंजी प्रबंध, स्टेट बैंक के कार्य, राइट, स्टेट बैंक के वर्जित कार्य, और स्टेट बैंक की सफलताएं एवं असफलताएं। तो इनके भी विषय में हमने आज चर्चा की और आपने जानने की कोशिश की कि भारतीय स्टेट बैंक होता क्या है। कुछ प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, है ना, जिससे आप जब इस चैप्टर को दोबारा से एक बार देखेंगे, समझेंगे और कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे तो उनका निवारण भी आप कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त इतिहास आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था? स्टेट किन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, है ना। तो इस मैंने इंपीरियल बैंक के हमने बात की, है ना, कि 3 बैंक थे उस टाइम जो चेन्नई, कोलकाता और एक अन्य सिटी में स्थापित थे, तो उनको मिलाकर और अन्य 10 बैंकों को मिलाकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि व्यापारिक बैंक के विषय में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।